इंडिया के पास है मैच विनर्स तो पाकिस्तान के पास हैं गेम चेंजर्स। एशिया कप में ये टीम्स 2 से 3 बार आमने सामने आएंगी, इसलिए पूरा एशिया कप इन दो टीम्स के इर्द गिर्द घूमने वाला है। और आज हम बात करने वाले हैं एशिया कप की दो बेस्ट टीम्स, एशिया की दो बेस्ट टीम्स पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के स्क्वाड के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल इंडिया का स्क्वाड अनाउंस कर दिया गया था और उस स्क्वाड में हमने एक प्लेयर को देखा जो नहीं था, श्रेयस अय्यर, और उसकी गैर मौजूदगी में अब यकीनी तौर पे हम कह सकते हैं कि इंडियन मिडिल ऑर्डर और पाकिस्तान का मिडिल ऑर्डर कहीं ना कहीं अब बैलेंस्ड नज़र आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंडियन उस प्लेयर के बारे में। एक लिस्ट आपके सामने में शेयर करूंगा, आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। विराट कोहली, यानी कि जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी खतरे की गारंटी थी, इस बार विराट कोहली नहीं है। हमने पहले भी एक वीडियो बनाई थी, स्टैट शेयर किए थे, लेकिन वीडियो के शुरू में मैं आपको ये बता दूं कि विराट कोहली की गैर मौजूदगी से पाकिस्तान को बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक जो प्रेशर था पाकिस्तान के बॉलर्स पे हमेशा रहता ही है कि विराट कोहली अगर है तो तब तक आप मैच नहीं जीते। बेशक आधी टीम आउट हो जाए, विराट कोहली अगर मौजूद है तो आप जीतने का सोच भी नहीं सकते जब तक वो आउट नहीं होता। स्टैट्स आपके सामने हैं, आप देख सकते हैं। विराट कोहली 2012 से लेकर 2025 तक, ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। विराट कोहली मैन ऑफ द मैच, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो ट्वीट्स हैं वो आपके सामने हैं। विराट कोहली 2012 में 18 मार्च 2012 मैन ऑफ द मैच, 30 सितंबर 2012 मैन ऑफ द मैच, 15 फरवरी 2015 मैन ऑफ द मैच, 17 फरवरी 2016 मैन ऑफ द मैच, 19 मार्च 2016 मैन ऑफ द मैच। विराट कोहली हर जगह पे आपको यही नाम नजर आएगा। 23 अक्टूबर 2022 T20 वर्ल्ड कप, विराट कोहली मैन ऑफ द मैच। 11 सितंबर 2023 विराट कोहली इज द मैन ऑफ द मैच। उसके बाद 2025-23 फरवरी चैंपियन ट्रॉफी का मैच, विराट कोहली इज मैन ऑफ द मैच। तो आप देख लें कि विराट कोहली विराट कोहली विराट कोहली। अब ये बहस एक तरफ हो गई है, क्योंकि विराट कोहली नहीं है तो पाकिस्तान के बॉलर्स को कम से कम जो है वो सुख का सांस लेने का मौका मिलेगा। अब बात करते हैं इन दोनों टीम्स के स्क्वाड के बारे में। एक साइड पे आपके सामने पाकिस्तान का स्क्वाड है और दूसरी साइड पे आपके सामने इंडिया का स्क्वाड है। ओपनिंग की बात करें यहां पे तो साहबजादा फरहान और साइम अय्यूब। साहबजादा फरहान पिछले 6 मैचेस में 3 बार मैन ऑफ द मैच रहे हैं और जिस मैच में साहबजादा फरहान का बल्ला चला है पाकिस्तान मैच वन साइडेड जीता है। तो हम ये कह सकते हैं कि साहबजादा फरहान वो प्लेयर है जिस मैच में इसका बल्ला चला पाकिस्तान मैच आसानी जीत जाएगा, और इसका बल्ला चल भी रहा है। बहुत ज़बरदस्त सीज़न रहा पिछला। आप देख लें कि चैंपियन कप, उसके बाद PSL, उसके बाद अभी तक जो है वो जब से पाकिस्तान की टीम में आए हैं लगातार परफॉर्म करते चले गए हैं। और साथ में अगर हम बात करें साइम अय्यूब की, तो इंजरी के बाद जो नज़र आ रहे हैं साइम अय्यूब, वो पहले वाला साइम अय्यूब हम नहीं देख पा रहे। लेकिन इसके बावजूद वर्सेस वेस्ट इंडीज़ 2 50s आई हैं, लेकिन हमने जो देखा है साइम अय्यूब को कि जो जिस फ्लो के साथ वो पहले रन्स बनाते थे, जिस फ्लो के साथ वो शॉट्स खेलते थे, स्ट्रोक्स खेलते थे, वो उस तरह नहीं खेलते। वो ये सोचते हैं कि वो विकेट पे सेट होंगे उसके बाद रन्स बनाएंगे, या फिर उनके जहन में शायद कोई डर है जो बैठा हुआ है जिसकी वजह से वो खुल के शॉट्स नहीं खेल पा रहे। और जब तक वो अपने पुराने वाले अंदाज में नहीं खेलेंगे तब तक वो स्ट्रगल करते ही रहेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर साहबजादा फरहान या साइम अय्यूब दोनों में से कोई एक चल जाता है तो पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो बड़ा टारगेट सेट करना या चेस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों बहुत तेज़ रन्स बनाते हैं और अगर विकेट पे मौजूद होते हैं तो स्कोर बोर्ड चलता रहता है। अब साथ में देखें तो संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की बात करें तो ये बंदा जो है वो एग्रेसिव नहीं, अल्ट्रा प्रो मैक्स एग्रेसिव है और 195 का स्ट्राइक रेट है T20 में। और ये जो जोड़ी है सैमसन की और अभिषेक शर्मा की, ये बड़ी खतरनाक है। मतलब कि 250 रन भी लगाए, 250 के लगभग भी ये रन लगा चुके हैं। और संजू सैमसन की 3 सेंचुरीज हैं T20 में। अभिषेक शर्मा के 200-250 के स्ट्राइक रेट से ये पीटते हैं जब मतलब उनका बल्ला चलता है। तो बड़े खतरनाक है दोनों प्लेयर। जिस दिन ये चल गए तो 250, 350 का टारगेट भी आपके सामने लग सकता है। और जब इतना बड़ा टारगेट आपके सामने लग जाए तो समझे कि आप मैच से बाहर हो गए हैं, चाहे जो भी हो जाए। शुरू में बेशक आपके ओपनर्स आपको अच्छा स्टार्ट दे दें, लेकिन पूरे 20 ओवर उस फ्लो के साथ जाना मुमकिन नहीं होता रन्स चेस करते हुए। अब बात करें इन दोनों टीम्स के मिडिल ऑर्डर के बारे में, तो पाकिस्तान के पास है फ़खर जमान, सलमान अली आगा और हसन नवाज, जबकि सामने हैं तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल। पाकिस्तान के अगर हम देखें तो हसन नवाज जो एक यंगस्टर है, जब से वो टीम में आया है उसका इम्पैक्ट है। PSL में 3 से 4 मैचेस फिनिश किए,
अपने पहले डेब्यू मैच में पाकिस्तान को मैच जितवा कर दिया। उसके बाद लगातार 250s हैं। हसन नवाज की जो खास चीज़ है वो ये कि वो स्लो खेलना भी जानते हैं और एक्सेलरेट करना भी जानते हैं। शुरू में अगर सेट होते हुए वो टाइम लेंगे, हालांकि वो लेते नहीं हैं, लेकिन अगर विकेट्स गिर जाती हैं तो स्ट्राइक रोटेट करना, उसके बाद चार्ज करना, ये सारी क्वालिटीज़ हसन नवाज में मौजूद हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें फ़खर जमान के बारे में, तो कहा जाता है कि जिस दिन फ़खर जमान चल जाए उस दिन मैच पाकिस्तान का, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। लेकिन अब ये मौका है जब फ़खर जमान को अपने आप को साबित करना पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी अरसा गुजर गया है, हमने वो दिन नहीं देखा, बड़ा मैच बड़ा खिलाड़ी, हमने उस बड़े खिलाड़ी को उस बड़े मैच में काफ़ी अरसे से नहीं देखा। तो फ़खर जमान के ये ज़ाहिर सी बात है कैरियर के कुछ आखिरी इवेंट्स हैं, तो यहाँ पे उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा और अपने आप को ये साबित करना पड़ेगा कि वो बड़े मैच के बड़े खिलाड़ी हैं, हालांकि उनके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे। फिर हम बात करें हमारे कप्तान सलमान अली आगा के बारे में, तो आगा का जो रिसेंट फॉर्म है वो बड़ा गंदा चल रहा है। लेकिन साथ में अगर हम देखते हैं सामने वाला कप्तान सूर्या कुमार यादव, तो वो भी पाकिस्तान के अगेंस्ट अभी तक कुछ खातिर खा परफॉर्मेंस नहीं दे सके। तो कप्तान दोनों जो है वो बैलेंस्ड ही हमें नजर आते हैं। लेकिन जहां तक बात है शुभमन गिल की और तिलक वर्मा की, शुभमन गिल काफी टाइम बाद वापस कम बैक कर रहे हैं T20 साइड में, लेकिन तिलक वर्मा एक खतरनाक प्लेयर हो सकता है पाकिस्तान के लिए मिडिल ऑर्डर में। यहाँ पे एक और चीज काबिल गौर है कि इंडिया के पास लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन काफी ज्यादा हैं, जिसमें अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, उसके बाद रिंकू सिंह, उसके बाद अक्षर पटेल, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब प्लेयर्स हैं जो लेफ्ट हैंडेड खेलते हैं। तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑफ स्पिनर की वैरायटी है, जैसे साइम अयूब है, सलमान अली आगा है, तो ये बॉलिंग भी डाल लेंगे। और पीछे जो मैंने बात की थी साइम अयूब की परफॉर्मेंस जो ख़राब हो रही है, उसकी एक वजह बॉलिंग भी है कि वो बॉलिंग में बेहतर करते चले जा रहे हैं और बैटिंग में उनकी वो परफॉर्मेंस गिरती जा रही है। तो ये चीज़ है कि अगर कहीं ना कहीं पाकिस्तान अगर ऑफ स्पिन अच्छी यूज़ कर लेता है या पिच से थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाती है, तो इंडियन के जो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं उन्हें थोड़ी बहुत परेशानी होगी। यहाँ तक मामला हमें समझ आता है कि ठीक है भाई, हम अगर हमारा दिन हुआ तो हम पार लगा देंगे मामला। शुरू में ज़ाहिर सी बात है सबज़्यादा फरहान है, साइम अयूब है, हसन नवाज है, तो ये कहने की पाकिस्तान को पार लगा देंगे, पाकिस्तान की नैया पार लगा देंगे। फिर इसके बाद सामने आते हैं हार्दिक पांड्या, फिर रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अक्षर पटेल। मतलब कि तबाही है सामने फिनिशर्स की, और हमारे पास फिनिशर कौन है? अफसोस के साथ हमारे राना फ़हीम अशरफ, खुशदिल शाह, मोहम्मद नवाज चलें, कहीं ना कहीं अक्षर पटेल के लेवल के प्लेयर हैं, ऑलराउंडर सेम टू सेम है, कुछ खास फ़र्क नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है हार्दिक पांड्या का, हमारे पास कोई उस लेवल का प्लेयर नहीं है। जहाँ तक बात है रिंकू सिंह की, कोई भी हमारे पास उस जैसा प्लेयर नहीं है। तो यहाँ पे पाकिस्तान बहुत पीछे नजर आता है फिनिशर की दौड़ में। इंडिया के पास फिनिशर्स बहुत अच्छे हैं। अब आखिर में बात करें बॉलिंग लाइनअप की, तो इंडिया के पास जो स्पिनर्स हैं कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती, ये वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और पाकिस्तान के अगेंस्ट हमेशा इन दोनों ने परफॉर्म किया है, यानी कि बड़े स्टेज पे ये परफॉर्म कर चुके हैं और पाकिस्तान के प्लेयर्स को बहुत बार मुश्किल में डाला है। जबकि अपने प्लेयर्स देखें, हम अपने स्पिनर्स देखें, तो सुफियान मुकीम और अबरार अहमद ने चैंपियन ट्रॉफी में इंडियन बैटर्स को काफ़ी परेशान किया था। सुफियान मुकीम ने जो पाकिस्तान की शाहीन टीम थी उसमें तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा, इन सबको बॉलिंग की और इन्हें परेशान किया। तो ये जो पाकिस्तान के पास दो स्पिनर्स आए हैं, पिछले सारे इवेंट्स आप उठा के देख लें, पाकिस्तान के पास इस क्वालिटी के स्पिनर नहीं आए थे सईद अजमल के जाने के बाद। तो एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान भी किसी इवेंट में जा रहा है, तो स्पिनर्स पाकिस्तान के पास दोनों क्वालिटी स्पिनर्स हैं और ये किसी भी टीम को, किसी भी बैट्समैन को किसी भी मैदान में परेशान कर सकते हैं। बात करें फास्ट बॉलर्स की, तो यहाँ पे एक बार फिर इंडिया आगे दिखाई देता है, क्योंकि इंडिया के पास है जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह, जो कि जितनी शानदार बॉल नहीं इस्तेमाल करते हैं उतनी ही शानदार तरीके से डेथ में भी बॉलिंग करना जानते हैं। जबकि पाकिस्तान के पास मसला है डेथ बॉलिंग का। अगर शाहीन शाह अफरीदी नई बॉल के साथ अच्छे ओवर डालते हैं, हसन अली नई बॉल के साथ अच्छे ओवर डालते हैं, तो डेथ में बहुत पिटते हैं। और डेथ में अगर हम देखें तो ये मसला हल करने के लिए हमने बुलाया है वसीम जूनियर को। और अगर वसीम जूनियर बाद में बॉलिंग करेंगे तो नई बॉल से फिर बॉलिंग कौन करेगा और किस तरह टीम का कम्बिनेशन बनेगा, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। हारिस रऊफ डेथ में अच्छी बॉलिंग करेंगे, ये हमें काफ़ी हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन वो भी एशिया की कंडीशन में अक्सर पिट जाते हैं। तो डेथ में अगर हम देखें तो इंडिया के पास जो बॉलर्स हैं वो नई बॉल के साथ भी और उसके बाद डेथ में भी बॉलिंग करना जानते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास ये एक बड़ा मसला है कि डेथ में हम बहुत पिटते आ रहे हैं। अब जहाँ तक बात है वसीम जूनियर की, वो कैसे बॉलिंग करेगा, टीम कॉम्बिनेशन में कैसे जगह बनाएगा,
अगर वो आएगा तो फिर वो खेलेगा राना फ़हीम अशरफ की जगह पे। तो ये है पाकिस्तान का और इंडिया का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, जो प्लेइंग 11 बन रही है, वो भी कुछ इसी तरह से बन रही है। ऑन पेपर हम देखें तो खुले दिल से हम ये कहेंगे कि टीम इंडिया बहुत आगे है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के पास एक गेम चेंजर्स हसन नवाज जैसे, साहबजादा फरहान जैसे, साइम अयूब जैसे गेम चेंजर, सुफियान मुकीम जैसे, अबरार अहमद जैसे, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर उस दिन थोड़ी सी भी हमें सपोर्ट मिल गई, हम एक बार ऊपर आ गए इंडिया के, तो फिर हम उसके बाद मैच इंडिया के पास वापस नहीं जाने देंगे। लेकिन जहाँ तक बात है इंडिया की, तो इंडिया के पास भी वो प्लेयर्स हैं जो किसी भी टाइम पांसा पलट सकते हैं, और पूरी टीम से अगर 2 प्लेयर भी परफॉर्म कर जाते हैं तो पाकिस्तान को जीत से बहुत दूर पहुंचा देंगे।